अध्याय 19 मौर्य शासन का महत्व। राजकीय नियंत्रण। हिंदू विधि ग्रंथियों में बार बार कहा गया है कि राजा को धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों और देश में प्रचलित आचारों के अनुसार शासन करना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म यानी वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचारक कहा है। अशोक ने अपने अभिलेखों में बताया है कि राजा का आदेश अन्य आदेशों से ऊपर है। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया और उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेखों को धम्मलिपि कहा जाता था और वह एक प्रकार का धर्मशास्त्र था। राजा के निरंकुश अधिकार का दावा मगध के राजाओं द्वारा अपनाई गई सैनिक विजय की नीति के कारण आगे आया। अंग, वैशाली, काशी, कोसल, अवंती, कलिंग आदि को एक एक करके मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। इन सभी क्षेत्रों पर जो सैनिक नियंत्रण हुआ वह धीरे धीरे जनजीवन के हर अंग पर उत्पीड़क नियंत्रक के रूप में परिणत हो गया। मगध साम्राज्य के पास तलवार का इतना जोर था कि वह सभी क्षेत्रों पर अपना पूरा नियंत्रण लाद सका। जनजीवन के हर क्षेत्र को अपने वश में रखने के लिए राज्य को विशाल अधिकारी वर्ग रखना पड़ता था। प्राचीन इतिहास के किसी भी अन्य काल में हम इतने सारे अधिकारियों को नहीं पाते जितने मौर्य काल में। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचरों का भी विस्तृत जाल बिछा था। विभिन्न प्रकार के जासूस विदेशी शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे और संदिग्ध अधिकारियों के बारे में पता लगाया करते थे। भोले भाले लोगों से अंधविश्वास का सहारा लेकर कोष संचय करने में भी वे सहायक सिद्ध होते थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। लगता है अधिकतर अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। उच्चतम कोटि के अधिकारी थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, जिन्हें उदारतापूर्ण पारिश्रमिक मिलता था। उन्हें 48,000 पण की भारी रकम मिलती थी। पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। इसके ठीक विपरीत सबसे निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पण मिलते थे। हालांकि कुछ कर्मचारियों को महज 10-20 पण भी दिए जाते थे। इससे लगता है कि उच्चतम और निम्नतम श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच भारी विषमता थी। आर्थिक नियंत्रण। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाएं तो लगेगा कि राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट मापन का तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियंत्रण करते थे। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज हमें बतलाता है कि मिस्र की भांति मौर्य राज्य में अधिकारी जमीन को मापता और उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास था। मेगास्थनीज का कहना है कि उसने दास नहीं देखे, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में गृहदास वैदिक काल से ही पाए जाते थे। लगता है कि मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। राज्य के पास बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिनमें अनगिनत दास और मजदूर खटाए जाते थे। कलिंग युद्ध के बाद जो 1.5 लाख युद्धबंदी कलिंग से पाटलिपुत्र लाए गए, संभवतः वे कृषि कार्य में ही लगा दिए गए। 1.5 लाख की संख्या अतिशयोक्ति जैसी लगती है। जो भी हो, उत्पादन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय समाज दास समाज नहीं था। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था। शूद्रों को ऊपर के तीनों वर्णों की साझा संपत्ति समझा जाता था। उन्हें दासों, शिल्पियों और कृषकों के रूप में ऊपर के तीनों वर्णों का काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। कई कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजकीय नियंत्रण साम्राज्य के विशाल भाग में था, कम से कम केंद्रीय भाग में तो अवश्य था। ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। यहाँ से जलमार्ग के द्वारा राज कर्मचारी चारों ओर जा सकते थे। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल जाता था। यह भी ज्ञात है कि हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून जिले में हाजरा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी। मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है। सड़कें पटना और सासाराम के बीच भी थी, जो वहां से मिर्जापुर और मध्य भारत चली गई। राजधानी से एक सड़क पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग जाती थी और फिर कलिंग की भी आंध्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ था।
इन सारे मार्गों के कारण यातायात में सहूलियत होती थी। यातायात में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्तरी मैदानों में तो गंगा और अन्य नदियां भी यातायात के मार्ग थी। अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। संभवतः देश का जो आबाद हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में था, वही मुगलों के और शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नियंत्रण में रहा। मध्यकाल में आकर राजमार्गों के किनारे अधिकाधिक बस्तियां होने से, रकाबदार घोड़ों के प्रचलन से यातायात में उन्नति हुई। कंपनी ने जो बंदूक का प्रयोग किया, उसका आयात 1830 से लगातार वाष्प शक्ति चालित जहाजों से होता रहा। ऐसा लगता है कि मौर्य शासकों को बहुत बड़ी जनसंख्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। किसी भी तरह मौर्य सेना में 6,50,000 से अधिक सिपाही नहीं थे। यदि मान लें कि आबादी का 10% भाग सेना में भर्ती हुआ, तो मध्य गंगा के मैदानों की कुल आबादी 65 लाख से अधिक नहीं रही होगी। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि राज्यादेश का प्रचार पूर्वी छोर और दक्षिणी छोर के सिवा सारे देश में किया गया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसके 18 अभिलेख मिलते हैं, लेकिन यातायात की कठिनाइयों के कारण राज्य नियंत्रण मध्य गंगा अंचल के बाहर उतना कारगर नहीं हुआ। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्यकाल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों से वसूल किए जाने वाले अनेक करों का वर्णन किया। इन सारे करों के निर्धारण, वसूली और संग्रह के लिए दृढ़ और दक्ष संगठन की आवश्यकता थी। मौर्यों ने वसूली करने और ठीक से जमा रखने से अधिक महत्व कर निर्धारण को दिया। समाहर्ता का कर निर्धारण सर्वोच्च अधिकारी होता था और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। राज्य को सन्निधाता की अपेक्षा समाहर्ता के चलते जो नुकसान होता था, उसे अधिक गंभीर माना जाता था। वास्तव में कर निर्धारण का ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्यकाल में ही देखा जाता है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित करों की लंबी सूची मिलती है। यदि ये सारे कर वास्तव में उगाए जाते होंगे, तो प्रजा के पास निर्वाह के लिए नाम मात्र बचता होगा। अभिलेखों के आधार पर हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजकीय भंडार घर होते थे, जिससे प्रकट होता है कि अनाज की शक्ल में भी कर वसूला जाता था और अनाज के इन भंडार घरों से अकाल, सूखा आदि के समय स्थानीय लोगों को सहायता दी जाती थी। प्रतीत होता है कि मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छापावली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। ये मुद्राएं बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। स्पष्ट है कि कर वसूली में और अधिकारियों को वेतन देने में इन मुद्राओं का इस्तेमाल होता था। अपनी शुद्ध समरूपता के कारण काफी बड़े क्षेत्र में बाजार की लेन देन में भी ये सुविधा के साथ चली होंगी। ललित कला और वास्तुकला। कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बड़ा मूल्यवान है। पत्थर की इमारतें बनाने का काम भारी पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया। मैगस्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राज प्रसाद उतनी ही भव्य इमारत थी जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रासाद। पत्थर के स्तंभों के टुकड़े और उनके ठूंठ यानी स्टंप आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। इन अवशेषों से तो वैसी भव्यता का आभास नहीं मिलता जैसी मैगस्थनीज ने बताई है, लेकिन वे इस बात का प्रमाण अवश्य देते हैं कि मौर्य शिल्पी पत्थर पर पॉलिश करने में कितने दक्ष थे। ये स्तंभावशेष उतने ही चमकीले हैं जितनी उत्तरी पॉलिशदार काले मृदभांड यानी NBPW खदानों से पत्थर के बड़े बड़े खंडों को ले जाना और सीधा खड़ा करने के बाद उन पर पॉलिश करना और नक्काशी करना अवश्य ही कठिन कार्य रहा होगा। यह सब अभियांत्रिकी का बड़ा चमत्कार लगता है। हर स्तंभ पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े का बना है, जिनका केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर जोड़ा गया और जिनमें तराशे गए सिंह और साड़ विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। ये पॉलिशदार स्तंभ देश भर में जहां तहां खड़े किए गए, जिससे प्रकट होता है कि इन्हें ढोकर ले जाने और पॉलिशदार बनाने में अपेक्षित तकनीकी ज्ञान सारे देश में फैला हुआ था। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा शुरू की। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं, जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बाद में इस प्रकार का गुहा निर्माण पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी प्रचलित हुआ। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की मध्य अवस्था में प्राय 300 ईस्वी पूर्व में मध्य गंगा के मैदान मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला के केंद्र बन गए। मौर्य युग में मिट्टी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनती थी। उसमें साधारणतया पशु और स्त्रियों की मूर्तियां होती थी। प्राय स्त्री मूर्तियों में मातृदेवियां और पशु मूर्तियों में हाथी हुआ करते थे, लेकिन ये मिट्टी की मूर्तियां हाथ से बनाई जाती थी। सांचे मौर्यकाल के बाद प्रकट होते हैं।
भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। एक और मौर्यों ने पहली बार राज्य के सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया जो साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सक्रिय था, और दूसरी ओर उनके साम्राज्य विस्तार ने व्यापार और धर्म प्रचार के द्वार खोल दिए। लगता है कि प्रशासकों, व्यापारियों और जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं ने जो संपर्क सूत्र जोड़े, उनके फलस्वरूप गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में भी फैल गई। गंगा मैदान की इस नई भौतिक संस्कृति के आधार थे लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायत, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड यानी एनबीपीडब्ल्यू नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रचलन, और इनसे बढ़कर पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय। एरियन नामक यूनानी लेखक के अनुसार नगरों की संख्या इतनी थी कि उन्हें गिनकर ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि गंगा के मैदानों में भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों का प्रयोग खूब बढ़ा। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ियों, हंसियों और फालों का भी प्रचलन हुआ। आरा वाला पहिया भी फैला। शास्त्रास्त्रों पर राज्य का एकाधिकार था, पर लोहे के अन्य औजारों का प्रयोग किसी वर्ग में सीमित नहीं था। इनका इस्तेमाल और निर्माण शिल्प गंगा के मैदान से साम्राज्य के सुदूर भागों में भी फैल गया होगा। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ। मौर्य काल में बनी पकी ईंटों की संरचनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई गई। मकान ईंट के भी बनते थे और लकड़ी के भी। प्राचीन काल में घने पेड़ पौधों की और विशेषकर साल वृक्ष की बहुतायत के कारण इमारती लकड़ी खूब उपलब्ध थी। मैगस्थानीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया। खुदाई से मालूम होता है कि लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग बाढ़ और बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण रक्षा बांध बनाने के लिए किया गया था। पकी ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में भी फैल गया। नम जलवायु और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की या कच्ची ईंट की वैसी टिकाऊ और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना संभव नहीं था जैसी शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए पकी ईंट का प्रयोग महान वरदान सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप धीरे धीरे साम्राज्य के विभिन्न भागों में शहर पनपने लगे। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं, जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में प्रकट हुए, साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए। चूंकि छल्लेदार कुओं से लोगों को घरेलू काम के लिए पानी मिल जाता था, इसलिए आवश्यक नहीं रहा कि बस्तियां नदी के किनारे हों। घनी आबादी वाली बस्तियों में ऐसे कुएं जल निकास के लिए खाई का काम करते थे।